दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक डर्टी लव स्टोरी की। कोई भी लव स्टोरी अगर समाज के नियमों के खिलाफ हो और उसमें किसी महिला का शोषण छिपा हो तो उसे डर्टी लव स्टोरी ही कहा जाएगा। और शोषण करने वाला व्यक्ति अपने आप को समाज सेवक कहता हो, विशेषकर दलितों का मसीहा कहता हो, ऐसा व्यक्ति और दलित लड़कियों का ही शोषण करता हो, इसे बिग डर्टी लव स्टोरी आप कहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद जो उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद हैं। जब इनसे पत्रकार ने पूछा कि इसने शादीशुदा होने की बात क्यों छुपाई तो रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर की 2020 में शादी हुई थी। उसने बताया कि पत्नी लिव इन रिलेशन में रहते हुए प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके साथी कहते हैं कि वह एक फेक मैरिज है। लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, शादी फेक मैरिज तरीके ऐसे ही शादी कर ली गई, इसलिए समाज को नहीं बताना चाहता था। ये अपने समाज को नहीं बताना चाहता था कि मेरी शादी हो गई, मजबूरी में शादी कर लिया था, इसे फेक मैरिज। रोहिणी ने बताया कि 2022 में चंद्रशेखर जब योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़े तो उन्हें शपथ पत्र में बताना पड़ा कि वह शादीशुदा हैं। उस समय दलित समाज में बवाल भी हुआ था कि शादी क्यों छुपाई गई, शादी नहीं बताई गई, इसको लेकर बवाल भी हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी पत्नी की तरीके रखना चाहता था। हमने पत्रकार कह रहे हैं कि जब हमने उनसे पूछा कि दूसरी पत्नी के रूप में रखना चाहता था तो रोहिणी जवाब देती हैं। रोहिणी बताती हैं कि एक समय ऐसा आया जब हमने स्वीकार कर लिया कि तकदीर ही यही है। उन्होंने मुझसे उनका कई लोगों को उदाहरण दिया चंद्रशेखर ने रोहिणी को कि किस तरीके दो पत्नियां रखी जाती हैं, मतलब उस बात को सिद्ध किया कि दो पत्नियां रखी जा सकती हैं। उन्होंने बाबा साहब का उदाहरण दिया। बाबा साहब ने कहा दो शादियाँ, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने भी दो शादियाँ की थी, चंद्रशेखर के पिता ने भी दो शादी की। आपको बता दें बाबा साहब की पहली पत्नी, जो मुझे जानकारी है, बाबा साहब की भीमराव जी की पहली पत्नी ख़त्म हो गई थी। फिर उन्होंने एक दूसरी महिला से शादी किया था, वो ब्राह्मण समाज की थी, वो डॉक्टर थी, इनकी देखभाल करती थी। फिर इनकी उनसे शादी हो गई थी, जो मुझे जानकारी है। एक पत्नी के रहते उन्होंने दूसरी शादी नहीं किया था। जब उनकी पहली पत्नी ख़त्म हो गई थी तब उन्होंने दूसरी शादी किया था। शादी उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने भी दो शादी की, उनके लिए दो शादी करना आम बात है, इसलिए उन्होंने दो शादी की बात उन्होंने उस लड़की को स्वीकार करवा लिया, उसने मान भी लिया। उन्होंने कहा कि मेरी भी भावना बदल गई थी, चलो दूसरी पत्नी बन के रह लूँगी। लेकिन उसके बाद अचानक मुझसे किनारा करने लगा, वह मुझे राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चंद्रशेखर कहता था कि यह लड़की मुझे बैठे बैठे खिला देगी। यानी चंद्रशेखर कहता था कि ये लड़की मुझे बैठे बैठे खिला देगी। थोड़ा चंद्रशेखर के बारे में जान लेते हैं। ये बिजनौर की नगीना सीट से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म इनका 3 दिसंबर 1986 सहारनपुर में हुआ था। शिक्षा इनकी LLB हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है। इनका राजनीतिक सफ़र जो है 2015 में भीम आर्मी की स्थापना किया, 2015 में भीम आर्मी की स्थापना किया था। सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। 17 में सहारनपुर के जाति हिंसा के बाद राष्ट्रीय पहचान इनको मिल गई थी, जेल भी गए थे, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते ही गए। अब आपको बता दें, इस प्रकार के जो भी अपने आप को मसीहा कहते हैं, अक्सर ऐसी घटनाएं आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि दलित समाज और OBC समाज में तमाम ऐसे मसीहा हमने अपने जीवन में देखा उभर कर आते हैं और अपने आप को दलित OBC समाज का या दलित समाज का मसीहा कहते हैं। उनका शोषण करते हमारे देखते देखते, उनसे खूब उनको भर भर के बैग चंदा जाता है। वो नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनका पूरा परिवार ऐशो आराम से जीता है और दलित समाज OBC समाज जहाँ का था वहीं रह जाता है।
ऐसी तमाम घटनाएं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमने देखा। ये 30-40 साल के अंदर आप पिछले अंदर उठा लीजिए, यूपी बिहार जो भी दलित उनके समाज के ओबीसी समाज के नेता हैं, इनकी पहले की स्थिति क्या थी, आज इनकी स्थिति क्या है और आपकी स्थिति क्या है। अगर दलित ओबीसी समाज के हैं, युवा हैं, आप अपनी स्थिति, अपने गांव समाज की स्थिति देखिए, और जो आपकी आवाज़ उठाते हैं लड़ने वाले, इनकी स्थिति आप देखिए। और इन्होंने आपके लिए आज तक क्या किया। ओबीसी का आरक्षण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के सहयोग से वीपी सिंह जी ने लागू किया था। जनरल समाज के लोगों ने आगे, जो जिनके खिलाफ आपको भड़काते हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और क्षत्रिय के खिलाफ ये लोग भड़काते हैं कि उन्होंने आपका शोषण किया, उन्हीं लोगों ने आपको आरक्षण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह की मिलीजुली सरकार थी सन 89 में, तभी ये ओबीसी का 27% आरक्षण पास हुआ था, बता दूँ। इसके पहले एसटी समाज, दलित समाज का आरक्षण जो था कांग्रेस के समय हुआ था, उस समय भी ज़्यादा सब कुछ जो पूरी समाज ही, अधिकांश नेता जो हुआ करते थे जनरल समाज के ही ज़्यादा होते थे, उन लोगों ने पास किया था 22% आरक्षण एसटी समाज को। तो इन लोगों ने अभी तक कौन सा ऐसा बड़ा कार्य किया है जिससे ओबीसी समाज या दलित समाज का हित हुआ हो? कोई भी नेता बता दे। हाँ, इनका जरूर हित हुआ है। आप लोगों के वोट से, आप लोगों के चंदे के द्वारा, आपने चंदा दिया, बड़े नेता बने, उसके बाद सत्ता में गए, सत्ता में खूब ऐशो आराम किया। इनके घराने, पूरा परिवार इनका ऐशो आराम से जी रहा है, और जितनी भी ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को इन लोगों ने छुआ। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के मंत्री बनते हैं, आपके वोटों का सौदा करते हैं कि हमारे पास इतने % वोट हैं, हम इस समाज के नेता हैं, और जाके कुछ ऐसे, तो हम बिहार में ऐसे लोग भी हैं कि जो ना विधायक हैं ना सांसद हैं, केवल हम फला समाज के नेता हैं, और वो मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो आपके वोटों, आपके नाम को बेचा जाता है। दलित और ओबीसी समाज के लोगों का, आपकी समाज के लोगों का शोषण भी किया जाता है। ये लोग दूसरे समाज के शोषण करने लायक ज़्यादा है नहीं, मैं बता दूं। अपने ही समाज के लोगों का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक शोषण करते हैं और अपना पोषण करते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। दलित और ओबीसी समाज के युवा वर्ग अगर आप लोग हैं, तो आप अपने आसपास के अपर कास्ट के लोगों से थोड़ा सीखिए। क्या सीखिए? उन लोगों का कभी, जो उनके समाज के नेता होते हैं, पहली बात तो ये समाज हमारा सब बकवास की बात, भारत देश के हम आप सब नागरिक हैं, ये समाज के नाम दे करके आप लोग को बरगलाते हैं, आप लोगों का शोषण करते हैं। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मेरा इनके बरगलाने मत आइए। कोई भी नेता हो, अच्छा हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसका आप सपोर्ट कीजिए, तभी कल्याण होगा आपका भी और देश का भी। मैं उदाहरण इसलिए देने जा रहा हूँ कि अपर कास्ट से थोड़ा आपको इसलिए सीखना चाहिए कि अपर कास्ट के जो नेता होते हैं वो अपर कास्ट के लोगों का शोषण कभी नहीं कर पाते, बल्कि अपर कास्ट के लोग ही उस नेता का शोषण करते हैं, निचोड़ कर फेंक देते हैं। देखते हैं नेता बेकार हो गया, दूसरी पार्टी पकड़ लेते हैं, कभी बंधुआ बनकर नहीं रहते हैं। ये कटु सत्य है, इसको पहचानिए। वो किसी पार्टी, किसी नेता के अपर कास्ट में बंधुआ बन के नहीं रहते हैं, और वो नेता अपर कास्ट के लोगों को शोषण नहीं कर पाते, वो खुद नेताओं से नोचने का मन करते हैं, उनका शोषण कर लेते हैं। हम हैं इस समाज के, ऐसा हम जानते हैं। तो ऐसा उन लोगों से, समाज से सीखिए जो आपको केवल गुमराह करके कि अपर कास्ट के लोगों ने आपका शोषण किया, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो समझ लीजिए बहुत बड़ा धूर्त व्यक्ति है, आपको गुमराह कर रहा है ये, और आपका आने वाले समय में भरपूर शोषण करेगा ये। तो ऐसे लोगों से ज़रूर आप दूर रहें जो दूसरी जाति, दूसरे धर्म के बारे में आपके प्रति नफरत भर रहा हो। समझ लीजिए बहुत धूर्त व्यक्ति है। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।